ये नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सारे मर्द यकसा होते हैं, औरतों पर हाकमियत के ख्वाहां। और तुम ये सारी बातें भी सोच सकती हो, क्यों नहीं? तुम वाकई अजीब हो शुमाना, लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी यूं ही तन्हा रहकर गुजारोगी? क्या मैं तुम्हें तंदुरुस्त नहीं नजर आ रही? आ रही हो, लेकिन बूढ़ी भी तो होगी। इससे पहले मर जाओगी। जब महसूस करूंगी कि अब सहारों के बगैर जिंदगी मुश्किल है, तो समंदर की आगोश में पनाह ले लूंगी। मैं तुम्हें एक पेशकश करता हूं शुमाना। मैंने उससे मुतासर होते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लो? मैं तुम्हारी वहशतों की हिफाजत करूंगा। वाकई? उसने अजीब से लहजा में पूछा। हाँ, मैं वादा करता हूं, मैंने जवाब दिया और वो अपनी जगह से उठ गई। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। आहिस्ता कदमों से वो मेरे करीब पहुंच गए। सच्ची बात यह है प्रोफेसर कि मैं बेवकूफ बन गया था। मैं उसके जज्बात की पजीराई के लिए तैयार हो गया। मेरा ख्याल था कि वो माहौल से मुतासर हो गई। मेरी आंखों में देखती हुई वो झुकी और उसके दोनों हाथ मेरे सीने पर आ टिके। मैंने अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डालने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ हुआ इतना गैर मुतवक्का था कि मैं दंग रह गया। उसने पूरी कुव्वत से मुझे समंदर में धक्का दे दिया। किश्ती के किनारे बैठा हुआ था और फिर ऐसा कोई ख्याल भी ज़हन में नहीं था, इसलिए नहायत इत्मीनान से समंदर में जा पड़ा। और फिर मुझे शुमाना की नफरत भरी आवाज़ सुनाई। गंदे कीड़े, शुमाना का मुहाफिज बनने चला था। अब अपनी हिफाजत कर। आदमखोर मछलियां तुझे तेरी औकात याद दिला देंगी। और बादवानी किश्ती आगे बढ़ गई। चंद साथ तो महर से साकत रहा, फिर मेरे ज़हन ने हमाकत तस्लीम कर ली और फिर शरारत उबर आई। मैं जोर जोर से चीखने लगा, उससे रहम की भीख मांगने लगा। मैंने दुआई दी कि मछलियां मुझे खा जाएंगी, मुझे बचाया जा, लेकिन जवाब में शुमाना की नफरत भरी आवाज़ों के सिवा कुछ नहीं सुनाई दिया। अलबत्ता उसके अल्फाज का मफहूम मेरी समझ में नहीं आ सका था। शुमाना ने बादवानी किश्ती का रुख मोड़ लिया और अब वो सकाई के साहिल की तरफ जा रही थी। जब वो दूर निकल गई तो मैंने अपने सर पर 2-4 घूंसे रसीद किए और अपने सदियों के तजर्बे को हमाकत करार दिया। एक लड़की साफ जुल्द दे गई थी। अब समंदर में तैर कर किनारे तक जाना था। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी सी समंदर की सैर ही सही, मैंने सोचा और पानी में गोता लगा दिया। लेकिन इसी वक्त ऊंची दुम वाली खूंखार मछली ने पूरी कुव्वत से मेरे पांव पर कांटा मारा। बड़ी खौफनाक ताकत थी उस वैशी मछली की। मैंने उसे देखा और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल की। हाँ, इसने मुझे तेरे बारे में बताया था, मगर देख लूंगा तुझे भी और उसे भी। मैं आगे बढ़ गया, लेकिन मछली भी उसकी मानिंद ही जिद्दी थी। उसने पानी में एक लंबा चक्कर लिया और फिर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ आई। इस बार उसने सामने से मुझ पर हमला किया था। बिला वजह गुस्सा दिला रही है, मैंने सोचा और इसके वार को हाथ पर रोककर उसे पीछे धकेल दिया और फिर आगे बढ़ा। लेकिन मछली की मौत मेरे ही हाथों आ रही थी, तो मैं क्या करता? वो अपने आप को ताकतवर समझ रही थी और मैं उसे तरह दे रहा था। लेकिन इस बार वो मेरी बगल की तरफ से आई और जिस्म के किसी नरम हिस्से को निशाना बनाना चाहा, तो मैंने उसे अपनी बगल में दबोच लिया। मछली चिकनी थी, वो मेरी बगल से फिसल गई, लेकिन मेरे मजबूत पंजे ने उसकी दुम पकड़ ली और अब मछली के लिए मुश्किलात का वो दौर शुरू हो गया। वो दुम छुड़ाने के लिए खौफनाक जद्दोजहद कर रही थी, मगर दुम उखड़ तो सकती थी, छूटना मुश्किल था। मैं रुक गया। मैंने सोचा मछली को अपनी सारी हसरतें निकाल लेने दूं, उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा। और मछली अपनी कोशिश करती रही। इसकी दुम शदीद जख्मी हो गई थी। फिर जब वो सुस्त पड़ने लगी तो मैंने आखिरी बार रहम कर उसे छोड़ दिया, लेकिन वार्निंग भी दे दी थी, अगर उसने चौथी कोशिश की तो वो उसकी आखिरी कोशिश होगी। मछली तेजी से पानी में गोता लगा गई। लेकिन प्रोफेसर, मैंने जानवरों की यकजहती और इंतकाम का एक दिलचस्प तजर्बा किया। मछली गायब हो गई थी और मैं आगे बढ़ रहा था। दफातन मुझे सामने की समत में खौफनाक हलचल महसूस हुई और मैंने ताज्जुब से सतह पर सर उभार कर देखा। लातादाद आदमखोर मछलियां दुम उठाए चली आ रही थी, जिस तरह कोई फौज किसी पर हमला करने जा रही हो। और मैं रुक गया। यह अंदाजा लगाने में मुझे दिक्कत न हुई कि वो सब मेरे ऊपर हमलावर हैं, कोई इनसे मुकाबला करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा और तैयार हो गया। मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं इनका फैसला जल्द ही कर देता, लेकिन अफसोस ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं थी। तब मैं इस वैशी फौज से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मछलियां जोश और गुस्से में डूबी चली आ रही थी। फिर इनकी पहली सफ मेरे ऊपर हमलावर हो गई। करीब आते वो मुंतशिर हो गई थी और फिर वो अपनी खूनी आंखों से मुझे घूरती हुई अपने चौड़े से मुंह खोलकर मेरे बदन पर लपकी, जिनसे उनके लंबे नुकीले दांत झांक रहे थे। सबसे पहले करीब आने वाली मछली के खुले हुए मुंह में मैंने अपना हाथ डाल दिया और अपना अंगूठा खड़ा करके उसके तालू में घुसेड़ दिया। मछली शदीद तकलीफ से तड़पी, लेकिन मैंने दूसरी मछलियों को छोड़कर इसी मछली के दूसरे जबड़े पर भी ताकत आजमाई की और इसके हल्क में दाखिल किया हुआ हाथ बाहर खींचकर दूसरे जबड़े को गिरफ्त में ले लिया और कुव्वत सर्फ करके मछली को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आदमखोर मछलियां खून की दीवानी होती हैं। इनके सामने खून आ जाए तो वो भूल जाती हैं कि खून किसका है। चुनांचे ये बेहतरीन तरकीब रही। मैंने मुर्दा मछली को एक तरफ उछाल दिया और तकरीबन सारी मछलियां इस पर लपकी, लेकिन इनकी तादाद काफी थी, इसलिए मैंने इनके लिए और सहूलियात मुहैया करने का फैसला किया और एक और मछली के साथ वही सलूक करके उसे दूसरी तरफ उछाल दिया। अब मेरे सामने रास्ता साफ हो गया था।
मेरी दूसरी तरफ समंदर में बोचाल आया हुआ था। बहरहाल मैं तेज रफ्तारी से किनारे की तरफ तैरने लगा। खासा तवील सफर था। मछलियां भला मेरे बदन पर क्या निशान लगा सकती थी। साहिल से थोड़ी दूर रुककर मैंने गर्दन उठाई, दूर दूर तक देखा लेकिन कोई नहीं था। मछलियों की किश्तियां जरूर खड़ी हुई थी। इनमें वो किश्ती भी थी जो शुमाना लेकर आई थी। कोई वो वापस जा चुकी थी और अब उसके यहाँ रुकने का जवाब भी क्या था। अपनी दानिश में वो अपना काम खत्म कर चुकी थी। बिलाखिर मैं साहिल पर पहुंच गया और फिर मैं समत का तयन करके हाकू के मकान की तरफ चल पड़ा। खूब तफरी रही आज की भी। बहरहाल उसके बावजूद मैं उस लड़की की तरफ से बददिल नहीं हुआ था। और यह हकीकत थी प्रोफेसर, इंसान यकसानियत से बहुत ज्यादा उकता जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात ये उकताहट मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार कर लेती हैं। औरतें मेरी जिंदगी की अहम जरूरत रही थी, लेकिन इनमें बड़ी तादाद इन औरतों की रही थी जो मुझ पर फरिफ्ता होकर मेरे लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती थी। और फिर मुझे उनका हर तरह का ताउन हासिल होता था। लेकिन यह ताउन बाज़ औक़ात कशिश खो बैठता है और जरूरत होती है इख्तलाफात करने वाले की। मेरी जिंदगी में इख्तलाफ करने वालियाँ बहुत कम आई थी, इसलिए मैं इनकी कदर करता था। यह लड़की मेरी पसंद के मुताबिक थी। मैं इसकी फितरत का खूब अंदाजा कर चुका था। हाकू ने उसके बारे में जो कुछ बताया था उससे उसकी फितरत का एक पहलू तो सामने आ चुका था, यानी वो खैरात करके छोड़ दिए जाने वाले बैल की मानित है जिसे कोई कुछ नहीं कहता और वो अपनी मनमानी के लिए आजाद होता है। यहाँ बैल और आदमी का फर्क था, गो सूरत दोनों को यकसां थी। लड़की ने अपनी शख्सियत की एक हैसियत बना ली थी और उसे मजरूह करने वाले को वो किसी तौर जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। वो कादिर थी अपने लिए दूसरों के रवैये पर, लेकिन ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी कि कोई ऐसा भी है जो उसकी कुदरत का ताबे नहीं है और जिसने उसकी निसायत को निसायत साबित कर दिया है। चुनाचे वो उसके वजूद को हर कीमत पर मिटा देना चाहती थी ताकि उसके दिल में कोई कांटा न चुभता रहे। लेकिन उसकी बदबख्ती, ये कांटा फौलाद का था जिसे तोड़ना उसके बस से बाहर था। इसका अपना एक एहसास था तो मेरी अपनी एक पसंद थी। गोया इख्तलाफ और ये इख्तलाफ करने वाली मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी और मैं इसके साथ यादगार वक्त गुजारना चाहता था। मैं इसे पूरी तरह लुत्फ अंदोज होना चाहता था। मैंने ऐसे रास्ते इख्तियार किए थे कि लोगों की निगाहें कम से कम मुझ पर पड़े और फिर मैं हकीम हाकू के मकान पर पहुंच गया। मकान में दाखिले के लिए भी मैंने अकबी रुख इख्तियार किया था और मेरे लिए अंदर पहुंचना मुश्किल नहीं हुआ था। अपनी रहायशगाह में पहुंचकर मैंने हुलिया दुरुस्त किया और फिर अंदरूनी हिस्से में फोमा की तरफ चल पड़ा। फोमा अपनी रहायशगाह में तन्हाई ही था और किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे देखकर वो चौंक पड़ा और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलकी। आओ सबूता, हाकू तुम्हारे लिए बेहद फिक्रमंद था, उसने कहा। क्यों? वो फिक्रमंद क्यों था? उसके ख्याल में तुम्हारी दोस्ती मौत से हो गई है। शुमाना इस बस्ती की खतरनाक तरीन मखलूक है। लोग उसकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों से खौफजदा रहते हैं, इसके बावजूद कि वो एक खूबसूरत लड़की है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो लोग उसे एक खूबसूरत अजदा कहते हैं। ओह, मैं हंस पड़ा। हालांकि ऐसी बात नहीं है। बात तो है, लेकिन ये वो नहीं जानते कि अजदा पहाड़ के दामन में है। फोमा ने भी हंसते हुए कहा। वैसे वो राम होगी? हाँ, यही समझो। यकीनन वो तुम में दिलचस्पी लेने है लगी है, वरना वो यहाँ क्यों आती? हाँ, वो जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रही है मुझ में, मैंने मुख्तसर कहा। इससे ज्यादा मैंने उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी थी। फोमा चंद साथ खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहने लगा, मैं बड़ी अजीब बेबसी महसूस कर रहा हूँ। क्यों? तो मेरी कैफियत का एहसास करो। मैं अपने वतन में हूँ, मेरे वतन के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं जानता हूँ, और वो मेरी बाजियाबी की खबर सुनकर शाद हो जाएंगे। मेरे दुश्मन मेरी ममलिकत पर काबज है, लेकिन मैं औरतों की तरह इस मकान में पोशीदा हूँ। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक जंगजू इंसान के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठना कितना मुश्किल काम है? मैं जानता हूँ फोमा, लेकिन तुम्हारे मामलात में मैं इस वक्त तक दखल देना भी नहीं चाहता जब तक तुम खुद न चाहो। क्या मतलब? वो ताज्जुब से बोला। हाकू तुम्हारा वफादार और मोतमद है। यकीनन तुम दोनों ने मिलकर आइंदा का प्रोग्राम जरूर बनाया होगा। अब अगर इस बारे में तुमने मुझे बताना पसंद नहीं किया तो इसमें तुम्हारी कोई मसलियत होगी। मैं तुम्हारा बेगर्ज दोस्त हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ इस काम से दिलचस्पी है जो तुम मेरे सपुर्द करो। बिला वजह तुम्हारे मामलात में टांग अड़ाना मुझे पसंद नहीं है। और नहीं, हरगिज नहीं मेरे दोस्त, सूर्य देवता की कसम, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुम्हें किसी बारे में कुछ ना बताऊं, बस अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो काबिल तज़किरा हो। फोमा मेरे दोस्त, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे इतना जरूर बताओ कि तुम क्या करने का इरादा रखते हो। मैंने खलूस से कहा। तुम तो मेरी जिंदगी के लिए बुनियादी हैसियत रखते हो सबूता। मैं और हाकू तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर चुके हैं, मैं इन पर पूरा उतरूंगा, मैंने जवाब दिया। फिलहाल यह तय किया गया है कि हाकू अपने चंद मखसूस लोगों को एक खुफिया पैगाम देकर चंद लोगों के पास भेजे। हम उन लोगों को यहाँ बुला रहे हैं। ये अपने अपने इलाके से सरबरा आवर और बेहद काम के लोग हैं और मेरे वफादार भी। इन्हें यहाँ बुलाने के बाद पूरी सूरत हाल भी मालूम हो जाएगी और कोई सही हल भी सोचा जा सकेगा। बिल्कुल ठीक, इनमें से कुछ लोग तुम्हारी राजधानी से भी आएंगे। हाँ, मुनासिब है, लेकिन क्या हाकू ने इन लोगों को तुम्हारे बारे में बता दिया है जो पैगाम लेकर जा रहे हैं? नहीं, कथी नहीं। हाकू मेरी जिंदगी और मेरी आमद को मुकम्मल तौर पर खुफिया राज में रखना चाहता है। उसने जिन लोगों को पैगाम भेजा है इन्हें भी मेरे बारे में कोई निशान नहीं दिया है। ओह, मेरे ख्याल में यह बुरी बात नहीं है। हाँ, यही बेहतर भी है। क्या लोग वो रवाना हो चुके हैं? होने वाले हैं।
लेकिन क्या जिन लोगों को पैगाम भेजा गया है वो सब हाकू को जानते हैं और उसके पैगाम को अहमियत देते हैं? नहीं, लेकिन पैगाम अहम नोयत का है। इसमें दर्ज है, वतन की किस्मत के लिए, वतन की बका के लिए हाकू से मिलो। ओह, मुझे ये अल्फाज बहुत पसंद आए थे और वो सब वतन परस्त हैं। सब ठीक है, मैं मुतमईन हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और फोमा खामोश हो गया। चंद साल वो सोच में डूबा रहा, फिर उसके होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट फैल गई। तुम स्काई की वहशी हिरनी के बारे में बताओ, क्या क्या गुफ्तगू हुई उससे? क्या उसने तुम्हारी मोहब्बत का एतराफ़ कर लिया? बड़े खलूस से मैं इस सवाल पर बेसाख्ता हंस पड़ा और फोमा की समझ में कुछ नहीं आया। जाहिर है वो मेरी हंसी को खुशी का इजहार समझ रहा होगा। बड़ी खुशी हुई, कम अज कम यहाँ तुम्हें तन्हाई का एहसास तो नहीं होगा। हाँ, मैंने जवाब दिया। इसी वक्त हाकू अंदर आ गया। मुझे देखकर वो ताज्जुब से उछल पड़ा। अरे सुबोधा, तुम वापस आ गए? क्यों, तुम्हें मेरी वापसी का यकीन नहीं था? मैंने दिलचस्प निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। सच मानो तो मैं तुम्हारी तरफ से परेशान जरूर था, बस यह ख्याल दिल को तसल्ली दे रहा था कि इस बार वहशत ज़दा हिरनी का मुकाबिल भी कोई आम इंसान नहीं है। बहरहाल सब ठीक ठाक रहा। हाँ, एक बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ हाकू। जरूर मेरे दोस्त। फोमा की माने तो मुझे तू पोशीदा नहीं रखना चाहता, और फिर यूं भी चंद लोग मुझे देख चुके हैं। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। तब मैं तेरी हिकमत का इल्म देखना चाहता हूँ। और मैं नहीं समझा, हाकू ने कहा। मैं तेरे फन से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि मुझे इसका बेहद शौक है। यूं भी ये दौर तातुल का दौर है। इस वक्त जब हम फोमा के लिए जदोजहद के दौर में आएंगे, मैं अपना काम करूंगा और तू अपना, लेकिन इस वक्त तक मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि यकीन कर सकता है तो करके मैं तेरी वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर मेरा वास्ता दूसरी बड़ी हैरत से ना पड़ जाता, मेरी मुराद फोमा से है, तो शायद मैं दीवानगी की हदूद में दाखिल हो जाता, लेकिन एक हैरत ने दूसरी हैरत को दबा दिया। ओह, पहली हैरत मेरे बारे में थी। हाँ, तो मेरी समझ से बाहर है। अगर तू एक आम इंसान है तो मेरी सारी जिंदगी के तजर्बात नकारा हो जाते हैं। और तू गौर कर, अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत ज़ाया हो जाए और उसे कितने बड़े खसारे से दो चार होना पड़ता है। सबूता मेरे लिए भी नाकाबिले फहम है हाकू, फोमा ने कहा। अपनी पूरी जिंदगी में इतना खूबसूरत और इतना ताकतवर जवान नहीं देखा। खूबसूरती और ताकत इंसानी खुसूसियात हैं और किसी भी इंसान में यह हद से बढ़ सकती हैं, लेकिन वो वाफूकुल बशर तो नहीं हो सकता। वो सर्दी जो इंसानी रगों में खून को पत्थर बना दे और वो गर्मी जो उसकी हड्डियों के गोदे को पिघला दे, बर्दाश्त करना इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन हाकू मुतहिराना अंदाज में खामोश हो गया। तो क्या तुमने सबूता पर तजर्बे किए थे हाकू? फोमा ने हर्ष से पूछा। हाँ फोमा, मैं एतराफ़ करता हूँ कि एक लम्हे के लिए मैं तुम्हारे दोस्त का बदतरीन दुश्मन बन गया था। मैंने इसकी जिंदगी लेने की कोशिश की थी। मुझे यूं लगा था जैसे ये शख्स मेरा इम्तिहान लेने आया हो और मैं इसे मजा छिकाना चाहता था, लेकिन सबूता नाकाबिले फहम है, फोमा ने कहा। बिलाशुबा तो मुझे समझ लेना हाकू, लेकिन क्या तुम मुझे अपने फन के बारे में बताओगे? मैंने उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत की। हाँ यकीनन, लेकिन एक शर्त होगी, हाकू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो क्या? तुम मुझे अपने बारे में बताओगे तफसील से और मेरी उलझनें दूर करोगे। ओह, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, मैंने जवाब दिया। रात को सारे कामों से फारिग होकर मैं आराम करने लेट गया, लेकिन मेरा ज़हन शुमाना के बारे में सोच रहा था। अब उसके साथ क्या सलूक करना चाहिए, इसके मकान के बारे में मुझे मालूम हो गया था, लेकिन इस वक्त उसके पास जाना मुनासिब नहीं रहेगा। बिलाशुबा मैं इससे तफरीक करना चाहता था, लेकिन आतिश मिजाज लड़की को इस वक्त छेड़ना कुछ मुनासिब नहीं था। हाँ, सुबह को और इसी झील पर। वाह, ये उम्दा तरकीब है। सुबह को झील पर उसे पकड़ा जाए। मुमकिन है सूरज की प्रस्तिश के बाद वो झील पर जाती हो। मैंने सोचा और मेरा अंदाजा गलत नहीं निकला। दूसरे दिन मैं भी मकामी लोगों की मानिद जल्दी जा गया। वो सब सुबह खेजी के पाबंद थे। सूरज निकलने से कबल एक खुले मैदान में सूरज निकलने का इंतजार करते थे। बहरहाल मैं शुमाना की तलाश में निकल गया और इंतहाई मुकम्मल था मेरा ख्याल भी। सूरज की ज़ियारत के बाद वो झील की तरफ चल पड़ी और जब मुझे यकीन हो गया कि उसका रुख उसी तरफ है तो मैं तेजी से झील की तरफ दौड़ने लगा। शुमाना से काफी पहले मैं झील पर पहुंच गया। झील के किनारे रुकना हमाकत थी, चुनाचे मैं फुर्ती से किनारे के एक दरख्त पर पहुंच गया और फिर घने पत्तों के दरमियान छुप कर बैठ गया। मेरी निगाहें बाकायदा उस रास्ते पर जमी हुई थी जो झील की जानिब आता था और फिर मैंने दूर से उसे आते देखा। शुमाना झील के किनारे पर पहुंच गई। उसने चारों तरफ देखा और फिर मुतमईन होकर अपना लिबास उतारने लगे। लिबास उतार कर उसने उसे समेटा और फिर एक दरख्त की जड़ में रख दिया और फिर मैं इस इंसान नुमा मछली या मछली नुमा औरत को पानी से कलेलें करते देखता रहा। सिमाब भरा हुआ था उसके बदन में। पानी में वो इस तरह तड़प रही थी कि आंख जमाना मुश्किल था। मेरे बदन में आग सुलगती रही और वो दुनिया माफिया से बेखबर झील में रक्स करती रही। फिर मैं जज्बात से चूका, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। वो झील में नहाती रहेगी और मैं उसे देखता रहूंगा। फिर वो बाहर आएगी, लिबास पहनेगी और चली जाएगी। वाह, कोई सारी की सारी हमाकत कुछ होना चाहिए। और दूसरे लम्हे मेरी निगाह उसके लिबास पर जा पड़ी। उसे एहसास दिलाना चाहिए कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे उतरा और उसके लिबास के नजदीक पहुंच गया। फिर मैंने खामोशी से लिबास उठाया और वापस दरख्त पर पहुंच गया। अब मैं इत्मीनान से उसे देख रहा था। जी भर के नहाई और फिर बड़े अंदाज से बाहर निकल आई। चारों तरफ से वो बेफिक्र थी। आहिस्ता आहिस्ता उस दरख्त के नजदीक पहुंच गई और दूसरे लम्हे मैंने उसे चौंकते देखा। उसने परेशान निगाहों से चारों तरफ देखा और फिर दरख्तों की जड़ों में कपड़े तलाश करती फिरी, लेकिन कपड़े तो मेरे पास थे। वो बुरी तरह बदहवास हो गई।
जाहिर है सख्त मुश्किल में फंस गई थी। तब मैंने एक मुख्तसर से कपड़े को रोल करके जोर से उसकी तरफ फेंका और कपड़ा उसके बदन से जा टकराया। वो उछल पड़ी थी और शायद सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। उसने कपड़ा उठा लिया, लेकिन इस मुख्तसर से कपड़े का होना ना होना बराबर था। वो उसे अपना बदन नहीं ढक सकती थी। तब उसने खुद को इसमें छुपाने की नाकाम कोशिश की और दरख्तों की जानिब देखने लगी। मैंने कपड़ा दरख्त के नीचे लटका दिया और उसकी निगाह इस पर पड़ गई। दूसरे लम्हे वो उछल कर दरख्त की आड़ में हो गई। कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? उसकी आवाज में खूनखार शेरनी की ज़ोराहट थी, लेकिन मैं खामोश रहा। लिबास फेंक दो, उसने फिर कहा, लेकिन मैंने भी खुद को पत्तों की आड़ में छुपा लिया था। तुम सुन रहे रहे? क्या इस हरकत के बाद तुम जिंदा रह सकोगे? क्या तुम मुझे नहीं जानते? हाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैंने जोर से जवाब दिया और शायद वो मेरी आवाज पहचान गई। चंद लम्हात के लिए वो साकत रह गई थी। जाहिर है उसे अपनी समाज पर यकीन नहीं आ रहा था। भला खौफनाक समंदर में किसी के जिंदा रहने का क्या सवाल था? इंसानी अक्ल खूनखार मछलियों के दरमियान से किसी के जिंदा निकल आने को तस्लीम नहीं कर सकती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और मैं उसकी उलझन से खूब लुत्फ अंदोज हो रहा था। काफी देर तक खामोशी छाई रही, फिर उसकी लर्ज सी आवाज सुनाई थी, मेरे लिबास वापस कर दो, इस रखते नजदीक आकर मुझसे दरख्वास्त करो। मैंने कहा, देखो ये कोई अच्छी बात नहीं है। न जाने कहां से उसने अपने लहजे में सब्र पैदा कर लिया था। बहुत सी बातें अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं कोई अच्छाई नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें अपने लिबास की जरूरत है तो यहाँ आ जाओ, वरना मैं इत्मीनान से यहाँ बैठा हूँ, जब तक दिल चाहे छुपी रहो, चीखती रहो। मैंने जवाब दिया और फिर खामोशी छा गई। मैं जानता था कि उसकी हालत खराब होगी, लेकिन खूब बेबस हुई थी और वो इसका भी बस नहीं चल रहा था, वरना वो बोटियां चबा ली थी। देखो, मैं इस तरह तुम्हारे सामने नहीं आ सकती, ना हो तुम्हारी मर्जी, मैं लापरवाही से कहा। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी हट का पक्का था, लेकिन उस खूनखार औरत की तरफ से मैं होशियार भी था। न जाने किस कार्रवाई में मसरूफ हो, लेकिन ऐसी सूरत में वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती थी। फिर शायद उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी और मैंने देखा वो बिपरी हुई शेरनी की मानत अपनी जगह से निकली और दरख्त के नीचे पहुंच गई। उससे गोया गुस्से की वजह से अपनी उरियानियत का कोई एहसास नहीं रह गया था। आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। लाओ ये। ओह, क्या तुम इस दरख्त पर नहीं आ सकती? मैंने कहा। लिबास दे दो, उसने बमुश्किल कहा। दरख्त पर आ जाओ, मैंने जवाब दिया और वो दरख्त पर चढ़ने के लिए तैयार हो गई। फिर जो ही वो दरख्त के तने पर चढ़ी, मैंने लिबास फेंक दिया। उसने लिबास के साथ ही नीचे छलांग लगा दी थी और फिर वो लिबास लेकर एक तरफ तोड़ के फिर उसने लिबास पहन लिया। इस दौरान मैं दरख्त पर ही बैठा रहा था। मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उसके बाद उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, लेकिन फिर मैंने उसे दरख्त की तरफ आते देखा और वो नीचे खड़ी हो गई। उसके चेहरे की सुर्खी कम हो गई थी, लेकिन अब भी एक अजीब सी कैफियत उस पर तारी थी। क्या तुम इस दरख्त पर ही जिंदगी गुजारोगे? उसने कहा। ओह, नीचे आ जाऊं? मैंने पूछा। आओ भी, वो बड़े अंदाज से बोली, लेकिन अब मैं उससे पूरी तरह होशियार था। इस बात की क्या जमानत है कि तुम मुझसे झगड़ा नहीं करोगे? नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। वादा करती हो? हाँ आओ, उसने नर्म लहजे में कहा। अब जाहिर है मैं उससे खौफजदा तो था नहीं जो नीचे ना उतरता। मैं दरख्त से नीचे उतरा। उसकी तरफ से कोई तहरीक नहीं हुई थी। वो खामोशी से मुझे देखती रही। यूं लगता था जैसे वो सचमुच गुस्सा भूल गई है। तुम जिंदा किस तरह बच गए? वो आहिस्ता से बोली। क्या मतलब? क्या समंदर में तुम्हारी मुलाकात मछलियों से नहीं हुई? मैं तुम्हारे इस मजाक से काफी लुत्फ अंदोज हुआ। ओह, मैं जानती थी कि तुम एक उम्दा तैराक हो, वापस किनारे पर पहुंच जाओगे। यूं भी तुम एक अनोखे इंसान हो। मैं तुम्हारी हैरत अंगेज सलाहियतों का अंदाजा लगाना चाहती थी। ओह, तुम बहुत शरीर हो। मैंने कहा। आओ, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। वो मुड़ गई और एक लम्हे के लिए मैं परेशान हो गया। क्या वो कोई चाल चल रही है या फिर मशहूर हो गई है? बहरहाल मैं उसके साथ चल पड़ा। तुम मुझसे नाराज हो? मैंने पूछा। पहले थी, अब नहीं हूँ। ओह, क्यों? बस तुम अनोखे इंसान हो। मेरी भी यही राय है कि मुझसे झगड़ा छोड़ो और दोस्ती कर लो, वरना कदम कदम पर तुम्हें परेशान करता रहूंगा। देखो, मुझे धमकियां ना दो। मुझे परेशान करने की इब्तिदा तुमने की थी। भला किसी तनहा लड़की को यूं बेलिबास देखा जाता है? उसने कहा और प्रोफेसर, उसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई थी। कदोखाल बेहद नरम पड़ गए थे और इस तरह उसके हुस्न में एक अजीब सी महबूबियत पैदा हो गई थी जो मुझे बहुत भली महसूस हुई। पहले की बात कर रही हो? हाँ, वो सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन आज मैंने जानबूझकर यह हरकत की थी। आज भी तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। अब कहाँ ले जाकर डबोगी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। भरोसा नहीं करोगे मुझ पर? उसने शिकायती अंदाज में पूछा। कर लूं? हाँ, उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब मेरी निसाहियत खत्म हो चुकी है। वो गरूर टूट गया है जो खुद पर था। तुमने मुझे जिस हाल में देखा है, मैं नहीं चाहती कि दुनिया का कोई दूसरा मर्द मुझे इस हाल में देखे। ओह, मैंने इसके शाने पर हाथ रख दिया और वो रुक गई। बिल्कुल नरम हो गई थी प्रोफेसर। अजीब लड़की थी। मैंने उसकी ठोड़ी पर हाथ रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। अब तुम्हारी निसाहियत का एहतराम मेरे ऊपर भी फर्ज है। कहाँ चल रही हो? मेरा घर नहीं देखोगे? जरूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र था कि वैसी हिरनी राह पर आ गई थी। फिर वो मुझे अपने खूबसूरत मकान में ले गई जो छोटा सा था, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। यहाँ पहुंचकर उसका रवैया और नर्म हो गया। उसने मुझसे बैठने की दरख्वास्त की और फिर खुद भी मेरे सामने बैठ गई। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उसने कहा, मुझे अपने बारे में तफसील से नहीं बताओगे?
क्या बताऊं, कोई खास बात नहीं है। एक आवारा गर्द हूं, जमीन के बहुत से खित्तों में घूम चुका हूं और यूं ही घूमता हुआ तुम्हारी बस्ती तक आ निकला हूं। इत्तेफाक था कि तुम नजर आ गई। तो मेरी निगाहों में आम औरतों से मुख्तलिफ ना होती, लेकिन तुमने मेरे ऊपर जिस तरह वहशियाना हमले किए, इनकी वजह से तुम मुझे पसंद आ गई और अब मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। मैंने कहा, ओह लेकिन तुम खुद क्या हो? तुमने दरख्त को जमीन से उखाड़ लिया था और तुमने समंदर में इतना फासला तैर कर तय किया था। खूनखार मछलियों को क्यों भूल रही हो तुम? मैंने मुस्कुराते हुए कहा और वो निगाहें चुराने लगी। हाँ, जबकि वहां आदमखोर मछलियां भी मौजूद हैं। मैंने उनमें से चंद मछलियों को हलाक कर दिया और खून की प्यासी मछलियां अपनी साथियों की लाशों पर टूट पड़ी। हलाक कर दिया? उसकी आवाज में शदीद हैरत थी। कहाँ? समंदर में, वो शदीद हैरत से बोली। लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार भी तो नहीं था। बाज़-औक़ात मैं हथियारों की जरूरत महसूस नहीं करता। तुम रहने वाले कहाँ के हो? बस किसी जगह का ताय्युन नहीं है। कहा ना, आवारा गर्द हूं।